सर अब इस ग्रुप चलो का तो ऐसा सबने लगता है जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होने वाली नहीं होती है कि अब टाइम हो गया, अब भाई सब चुप हो जाओ, एक बार आ जाओ। मॉल में सही चले है। जाते हैं कोई फिल्म वगैरह देखने के लिए कि भाई अब सही स्टार्ट है। होने वाली है, चलो जल्दी लेट हो जाएंगे। सब हाँ जी। हाँ लेट हो जाएंगे। बुक वगैरह ओपन कर ली क्या सभी ने? जी सर। हम्म, ठीक है, पवन सर भी आ गए हैं, और आज शिवी पवन ही मैम भी पढ़ेंगे। है। पवन क्या करोगे, पढ़ोगे क्या? हाँ पवन से पवन इतना करती अप्रदन है ना जो। हाँ पवन पवन सर अप्रदन पढ़ दो सर। नहीं सर, आप ही पढ़ो। पवन अप्रदन पढ़ दो। कोई नहीं पढ़े, आप पढ़ो। चलो ये बताओ कहाँ से शुरू होने वाला था ये तो? तरंग धाराओं को पवन से। हमने छोड़ दिया था। पवन ने पढ़ा है हाँ तरंग सर, धाराएं पवन छोड़, बीड्स। हाँ पवनों से शुरू होना था वाला था। बिंड संतरो है क्या? संतरो फिर व्याख्या नहीं करेगी सही से। शुरुआत तो सर आपके नाम से पवने, होनी चाहिए सीधे। हाँ कोड पवने मैं या दूंगी बिंड सर, व्याख्या आप कर देना। नहीं। वैसे तो ना देखो, एक बात है कि लगभग जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना, उसको 75% उसके डाटा याद है, परंतु वो ये जानना चाहता है कि इसमें कोई शब्द क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, इसी को यही क्यों शब्द दिया गया है। तो वो ही उन्हीं शब्दों की जानकारी लेनी है, बाकी तो हमें स्पष्टीकरण तो लेना ही नहीं है। जैसे मैं कई बार बीच में बोलते बोलते कई बार कहता हूँ ना, इसको अंडरलाइन करके देखो। तो वो बात होती है ना, वो अपनी यूनिक होती है उसी पूरे टॉपिक की। देखो देखो, हम पवन के बारे में कितना पढ़ेंगे, परंतु ये कितने ही शब्दों में इसको निपटा देगा, देखना इसको। पवने, पवने या विंड। एक बार सुशीला मैन माइक ऑफ करना, और माइक ऑफ करना एक बार। सर मेरा ऑफ है पहले से ही। अच्छा मुझे ऑन दिखाई दे रहा था। चलो, उष्ण मरुस्थलों में पहला ही शब्द दे रखा है। मरुस्थल कौन से है? उष्ण मरुस्थल जो कहां पर है? अयन रेखीय भागों में 15 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों पर, महाद्वीपीय भागों के पश्चिम भाग में। उष्ण मरुस्थलीय भागों में दो प्रभावशाली अनाच्छादन क्रियाएं या कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण कारक है। उनमें भी एक पवन महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है, यानी कि पवन से अपर्दन होता है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म व शीघ्र ठंडे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शीघ्र ही तो गर्म होते हैं और शीघ्र ही ठंडे होते हैं। उष्ण मरुस्थलों में ठीक उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे कि हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। उनके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात, अनुवात व उत्वात ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में हो सकता है शायद। अनुवात और उत्वात प्रवाह होते हैं। पवने मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी, पवने मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी प्रवाह तीव्र गति से प्रवाहित होती है या चलती है। उनके मार्ग में रुकावटें पवनों के विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवाहन घर्षण आदि के द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल के कण उठाती है। पवने अपवाहन के द्वारा धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल के कण उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण भी करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं, तो उनका प्रभाव पवन के वेग पर निर्भर करता है। वो भी 1/2 मास और वेलोसिटी स्क्वायर, वही है ये। तट से टकराते हैं, उनका प्रभाव पवन के वेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण, सैंड ब्लास्टिंग जैसे हैं, बालू घर्षण या जैसे हैं। मरुस्थलों में पवने कई रोचक अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर अंडरलाइन अधिकतर स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है ना, वो वृत्त शरण और प्रवाहित जल की चादर या बाढ़ शीट फ्लोड से होता है। यदि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है
यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति से विहीन होती है। यह होने के कारण तथा दैनिक तापांतर, ताप का जो अंतर होता है वो दैनिक तापांतर के कारण, दैनिक तापांतर यानी दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा माइनस तक का तापमान, दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक दो अपक्षय की बात हो रहा है, यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। जो मृस्थलीय चट्टानें होती है वो यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावशाली होती है। अतः उनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा कर ले जाता है। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा, वृष्टि, दोवन से भी प्रवाहित होता है। ये दोवन क्या चीज है? शीतवाश, वृष्टि दोवन, वर्षा और वृष्टि दोवन। हो सकता है कि वृष्टि द्वारा क्या है कि धरातलीय भाग को धो दिया गया है, तो हो सकता है वो वर्षा दोवन से प्रवाहित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है, पवन केवल महीन मलबे का ही प्रवाहन कर सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि नदियां होती है ना वो कम से कम आधा किलो से भी बड़े से भी बड़ा चट्टान है वो भी अपने साथ लुढ़का कर अपने साथ अपने लेके जा सकती है। तो पवन क्या कर सकती है, वो इतना बड़ा भार वहन नहीं कर सकती, तो वो छोटे महीन कणों को ही अपने साथ लेके जा सकती है। और बृहत अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि दोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय में ही प्रवाहित होने लगती है। अपर्दन के स्थल रूपों की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद में पेडिमेंट। सर ये जो आप वृष्टि हाँ। धवन की बात कर रहे हो ना, ये सर वैसे यूज करते हैं, मतलब जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, कई बार पानी ज्यादा भर हम्म। जाता है, जैसे रेगिस्तान में कई बार आ जाता है, कहीं कहीं बाढ़ हो जाती है, उसके लिए यूज करते हैं हाँ इस शब्द होती को, है ना, पिछले अभी वृष्टि धवन। जैसलमेर में सबसे ज्यादा हुई है बरसात। जी सर। अब है पेडिमेंट। अब थोड़ा सा अपने शब्दों में बताओ ये पेडिमेंट क्या चीज है और पदस्थली। एक तो होता है पेडिमेंट और एक होता है पेनिप्लेन। देखना नहीं है, नहीं पढ़ना है, पढ़ तो मैं दूंगा ही, बिना देखे बताओ पेडिमेंट क्या होता है और पेनिप्लेन क्या होता है, क्योंकि मैंने दोनों मैं थोड़ा शब्दों को एक्सप्लेन बता करूँ सर। दिया। हाँ हाँ बताओ। सर जो रेगिस्तान क्षेत्र में जो पर्वत के पहाड़ी चार क्षेत्र मिनट होते है, हैं ना सर, 4,000 मिनट लगा, अमित गिन ले, अवसाद रहित होते हैं। क्या सर? 4,000 मिनट लगी। हाँ चलो कोई नहीं, चल देना। हाँ सर, जो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में, हम्म तो उसके जो पहाड़ी क्षेत्र हम्म में अवसाद रहित ऐसे मैदान हल्का हल्के से, मतलब जिसमें मतलब ढाल भी नहीं होता, वो मैदान सा होता है एक नॉर्मल, वहाँ अवसाद रहित हम्म होता है, उसको पेडिमेंट शब्द यूज किया गया उसके लिए सर। और कल हमने जो पढ़ा था वो पेडी प्लेन था, कल जो हम नदियों के पेनिप्लेन माध्यम से पढ़ रहे थे। पेनिप्लेन पेनिप्लेन हाँ। हाँ सॉरी, पेनी प्लेन। डेविस का। और आज आज हम पढ़ रहे हैं पेडिमेंट। हम्म तो ये पेडिमेंट जो है सर अवसाद रहित होता है, पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में होता है। इसके बाद में जो हम्म बालसन वगैरह पलाया झील के आसपास ये क्षेत्र बनता है जो, उसके लिए। हम्म। तो पेडिमेंट अवसाद रहित पेडिमेंट। क्षेत्र होता है पर्वत के सामने। हाँ जी सर। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो पेडीमेंट होता है ना वो अवसाद रहित भाग होता है, क्योंकि किसी दीवार के साथ में जब हम पेड़ी लगाते हैं ना तो कहने का मतलब एक तीव्र ढाल बनती है उस पेड़ी की और उस धरातल के साथ में। तो वैसा ही एक गिरिपादीय प्रदेशों में पेडीमेंट का ढाल होता है, जो पर्वतों के गिरिपादीय प्रदेश में ही होता है, जहां पर क्या होता है कि हमें बिल्कुल सपाट एक क्षेत्र दिखाई देता है तिरछा, जो बिल्कुल अवसाद रहित होता है। क्योंकि उसको उसको अवसाद रहित कैसे होता है, क्योंकि उस पर अवसाद रुक नहीं पाता है, इस कारण वो अवसाद रहित है। ठीक है। हाँ, जैसे मतलब मंद ढाल होता है सर वहाँ एकदम पर्वतीय हम्म अग्रभाग में निर्मित, हम्म। जिसमें मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया आपके डिमांड के बारे में। जैसे पेडीमेंट के लासन ने बाद में एक बाल सन होती है। हाँ हाँ हाँ, आप जैसे मतलब बताना सर, आप वाला। हाँ, जो मतलब पेडिमेंट है ना उसके बारे में मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा बताई है। जैसे लासन ने बताया कि पेडिमेंट का निर्माण पर्वत के अग्रभाग के पीछे खिसकने से मतलब कटाव से। हम्म। एक मेग्गी है, उन्होंने मतलब पेडिमेंट का निर्माण चादरीय पर्दन के रूप में बताया है। हम्म। और एक एक गिलबर्ट मोदेन है, उन्होंने बताया कि पेडिमेंट का निर्माण
पार्श्विक अपर्दन जो मतलब उनका एक कटाव कटाव होता है अगर भाग। पार्श्विक। हाँ हाँ मुख्यतः ये कोई मैदान नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पेडी प्लेन और पेनी प्लेन दोनों ही शब्द आते हैं। पेनी प्लेन क्या चीज होती है? ये बाढ़ रहित मैदान होते हैं जो युवावस्था के बाद में बनते हैं, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था में बनते हैं बाढ़ के मैदान, वो होते हैं पेनी प्लेन डेविस के चक्र के अनुसार। परंतु ये जो पेडिमेंट शब्द है ना, ये पेडिमेंट शब्द है गिरिपादीय प्रदेश का तिरछा ढाल जहां पर मलबा रुक नहीं पाता। ठीक है, उसमें पढ़ते हैं पेडिमेंट और पदस्थली। दो शब्द देखो, पेडिमेंट के लिए तो पेडिमेंट शब्द लिखा है और पदस्थली के लिखा है पेडी प्लेन। पेडी प्लेन ये दोनों एक ही चीज है। और मरुस्थलों में भूदृश्य, मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर जो जो निचले हिस्से हैं, पर्वत पादीय क्षेत्र, पर्वतों के पादीय क्षेत्र में मलबे रहित, अंडरलाइन, मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग में अपर्दन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर व बाढ़, चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। दोनों ही चीजें संयुक्त है। यहाँ पर क्षैतिज अपर्दन भी दे रखा है, इसके अलावा बाढ़ के द्वारा या फिर किसी जल के द्वारा क्या है कि चादरी अपर्दन भी इसमें दे रखा है। अपर्दन भूमि संहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है, या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है तो उसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है। उसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, जो कटाव के कारण मंद ढाल या मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की स्थिति को पृष्ठ शरण, बैकवेस्टिंग, वो आपने जो बताया था ना विजय सर, वही बात है ये, क्योंकि ये पीछे हटते हैं, पर्वत अपने पीछे हटते हैं मूल स्थान से, तो इस कारण से वो बन जाते हैं। बैक पृष्ठ के द्वारा की गई ढाल की समांतर निर्वर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समांतर ढाल निर्वर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट को आगे बढ़ाते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन शुरू हो जाता है। ये आगे बढ़ना और पीछे समझ गए होंगे आप, ये पर्वत कैसे पीछे हटता है। ठीक है, इसके बारे में। और केवल इंसेलबर्ग, अंडरलाइन करना, एक शब्द है इंसेलबर्ग, निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप है। अब इंसेलबर्ग क्या होते हैं? पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्चावच धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है? पर्वत होता है, पर्वत श्रृंखला होती है, चट्टान होती है, क्या चीज होती है इंसेलबर्ग? ताना को पवन सर। इंसलबर्ग को देखे तो इसका मतलब ही द्वीपीय पर्वत होता है सर, ये जो शब्द है। और ये टीले की तरह ही होता है इंसलबर्ग, बचा हुआ भाग होता है, चट्टान कट के जो टीले की तरह भाग बच जाता है, उसको इंसलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग सिक्कर के तरफ है, इस तरफ बहुत ज्यादा है, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर की तरफ है ना, अरावली से फटे हुए दूर भागों में इंसेलबर्ग। वो ये क्या होते हैं? बिल्कुल टीले के समान होती है, जैसे हमारे सिर पर लगाने वाली कैप होती है ना, उसका अगर छाजा तोड़कर और उसको रखा जाए ना, तो मतलब एक गुंबद के समान है। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े को उल्टा रख दिया जाए, और जैसे ही घड़े को उल्टा रखा जाता है ना, तो उस घड़े के ऊपर नहीं तो कोई चीज ठहरा सकते हैं हम, नहीं उस पर वनस्पति होती, वो बिल्कुल एकदम है ना, पूरा का पूरा प्लेन एक गोल पत्थर सा होता है। ऐसे होते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग सर ये मतलब पौनो मरुस्थलीय आकृति में बनती है या पौन
कौन सा है? पवन अपर्दन है या क्या है? पवन के अपर्दन से, पवन के अपर्दन से ऐसा हो गया ये, क्योंकि जो अच्छा, ऊपर तो जो मुलायम चट्टानें थी ना, वो तो अपर्दित होके कालांतर या पुराने समय से क्या है कि वो तो धीरे धीरे करते करते, और जो मूल चट्टान का जो अंश था ना, वो एक बिल्कुल गोलाईकार में जो उल्टा गड़ा होता है ना, उस प्रकार की आकृति में रह गया। अब उस पर न तो वनस्पति पनप रही है, नहीं कुछ और उस पर किसी प्रकार की, उस पर सिर्फ और सिर्फ खरोंचे दिखाई देती है हमें, उसे बोलते हैं जो इंसेलबर्ग। जो मतलब इंसेलबर्ग वे ना जिसका अध्ययन बोनापार्ट ने किया था, एक पवन प्रक्रम के अपर्दन चक्र के पूरा होने के बाद निर्माण होता है, वही होता है ना इंसेलबर्ग? हाँ हाँ, यस सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। जैसे ही पैडी प्लेन बन जाएगा ना, पूरा समतल हो जाएगा मैदान, तो उसमें बचे हुए भाग होते हैं पर्वतों के, ये बताया था एलसी किंग ने। एलसी किंग ने। जी। उसके बाद में पलाया। पलाया कोई झील है क्या, ये सर, या ये कोई खारे चट्टान है? पानी की झील होती है, नमक की झीलें। पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है और फिर वो खाली नमक की हम्म, झीलें बचती है बालसन से आगे। अच्छा, बालसन जी। ये जरूरी है क्या कि वो खारे पानी की झीलें होंगी? भी ऐसा कह ये दे तो कि जरूरी पलाया, नहीं है सर। हाँ, ये क्या ऐसे कह दे कि भी पलाया खारे पानी की झील होती है, पलाया मीठे पानी की झील होती है? ये ऐसे नहीं बोलते ये सर तो कि जरूरी खारे नहीं है पानी सर, की पर झील मरुस्थलों है। में पानी जहाँ ठहर जाता है वो पलाया झीलें होती है। चलो पढ़ते हैं इसमें। मरुभूमियों में मैदान, प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप है। मरुभूमियों में जो मैदान होते हैं वो प्रमुख रूप से बड़ा स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिन, पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिन का एक गड्ढा अपवाह है। मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन वही होता है जो बर्तन वगैरह धोते हैं ना, जहाँ पर बेसिन में रखकर, वो बेसिन, वैसा बेसिन की बात हो रही है। मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों पर लगातार लाए गए अवसाद का जमाव के कारण बेसिन के मध्य का लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। उसके मध्य में समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल व उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल से निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें पलाया कहलाती है। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय में ही रहता है, यानी कि जल होता है वो वाष्पीकरण के कारण अल्प समय तक ही रहता है। और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। अक्सर है ये, मुख्यतः तो नहीं है, क्योंकि बरसात का ही पानी पहुंच रहा है। अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदानों जो कि लवणों से भरे होते हैं, कल्लर भूमि या रेह, कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र, अल्काई फ्लैट्स, ALKA, अल्काली फ्लैट्स, ये क्या अल्काली है क्या, अल्काली फ्लैट्स कहलाते हैं। थोड़ा सा अंडरलाइन करना इस चीज को। बताओ तो इसमें पलाया झील के बारे में अगर कोई छोटी बड़ी बात है तो अपने आपके सामने, क्योंकि फिर उसके बाद में चला जाएगा ये। देखो मैं बताता हूँ इसमें पहले पलाया झीलें क्या होती है। कि पलाया झीलें होती है किसी बेसिन का भाग होता है। उस बेसिन के भाग से जैसे जैसे पर्वतों की तरफ जाएंगे या ऊंचाई की तरफ जाएंगे ना, तो पलायों के बाद में आता है कंकर पत्थरों का एक जमाव आता है। बड़े कंकर पत्थर या छोटे कंकर पत्थर, उसके बाद में बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है ना, वो बजादा कहलाता है। बजादा से जस्ट ऊपर होता है ना, वो होता है पेडिमेंट। और पेडिमेंट से जस्ट ऊपर होता है पर्वत। यानी कि पर्वत, पर्वत से नीचे पेडिमेंट, पेडिमेंट से नीचे क्या होते हैं, बजादा। और बजादा के नीचे जो बीच का जो भाग होता है, चारों तरफ का जो कुंड के रूप में या एक छोटे मैदान के रूप में जहां पर सारा पानी इकट्ठा हुआ है, वो है पलाया। बजादा और पलाया दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए ना, तो बालसन कहलाती है। राजस्थान में बालसन का उदाहरण कौन सी झील है? शायद सांबर है सर। सांबर झील है सांबर। राजस्थान में। बालसन जो सम इसका बालसन का, भीलवाड़ा। हम्म, अच्छा, बालसन पूछ रहे थे सर। बालसन, बालसन। अच्छा अच्छा, फिर तो सही है, सांबर है। एक कलर ये वाली समझ तो। गए होंगे। ये क्रम आया हुआ है एक बार परीक्षा में। पर्वत, पेडिमेंट, उसके बाद में बजादा, कंकर पत्थरों का समूह है जो बड़ों से लेकर छोटे तरफ की तरफ
व्यवस्थित होते हैं, और छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं ना वो प्लाया झील के बीच में होते हैं, बलाया झील में होते हैं। तो इन चारों का क्रम पूछा गया था। एक बार पूछा गया था बालसन किसका उदाहरण है, तो बालसन प्लाया और बजादा का दोनों का मिश्रित रूप है पेडिमेंट के बाद में। नेक्स्ट है अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त, अपवाहन गर्त तथा गुहा केव यानी कि गुफाएं पवनों से एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ व असंगठित मिट्टी के अपवाहन होता है। इस प्रकार से उथले गर्त बनते हैं, इस प्रक्रिया से उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। केवी में ऑफ करना माइक। अपवाहन प्रक्रिया में चट्टानी धरातल छोटे गड्ढों या गुहिकाओं भी बनती है। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग से पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण, जो धरातल के साथ घर्षण करते हैं, अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं, ब्लो आउट्स जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं। इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा या केव कहते हैं। ये असल में ये कहना चाहता है कि कोई धरातल के साथ में पवन चल रही है लंबे वेग से, अगर उसको छोटा सा कोई सुराख मिले या कोई ऐसा कोई छोटा गड्ढा बने तो उसमें क्या होता है कि धरातल के साथ आने वाले कंकर पत्थर है ना उस गुहा से होकर गुजरेंगे, वो राउंड फिगर में एक ना गुलाई बना लेंगे, वहां पे घूमते जाएंगे और वहां से निकलते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या है कि कई बार हम स्थानीय भाषा में कहते हैं ना कि गिरवा खा गए, गड्ढा बन गया, ये गिरवा खाना जिसको बोलते हैं बागड़ी भाषा में, या नहीं सुना कभी ये? वो उन गुहा या उन केव की बात कर रहा है ये, जो सर सुना हुआ है। अपर्दन के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है केव या गुफा। वो गुफा नहीं है जो चट्टानों में पाई जाती है, ये मरुस्थलीय भागों में चट्टानें होती है। जिस प्रकार से जब जल पर्वतीय भागों से नीचे उतरता है, जब पार्ट होल बनाता है ना, वो ठीक वैसे ही क्या करती है कि जो मृदा होती है ना वो भी अपने साथ कंकर पत्थर लेके चलती है और वो भी अपने ना धरातल पर ही पार्ट होल का निर्माण कर लेती है। आपने कभी वो दवात वाली नहीं देखी क्या? दवात जैसी आकृति की, या उसको क्या बोलते हैं दवात जैसी आकृति को? ज्यूजेन फ्यूजन होती है सर वो। जूजेन होती है ज्यूजेन। वो। हाँ जूजेन। ठीक है, बाकी तो इसके बारे में। उसके बाद में छत्रक शिला, मशरूम रॉक। अब देखो छत्रक नाम से किसी को पता नहीं चलेगा, पर मशरूम रॉक कहते ही क्या है वो सारा का सारा सिस्टम समझ गए। इसका मतलब क्या है कि धरातल से 6 फुट की आकृति में जो मशरूम की रॉक है ना उसका आकार है वो पतला पाया जाएगा, और 6 फुट से जस्ट ऊपर का या 7 फुट से जस्ट ऊपर की जो आकृति है ना उस मशरूम रॉक की बहुत बड़ी आकृति होगी। क्यों? क्योंकि जो पवन होती है ना वो अधिकतर 6 या 7 फुट की ऊंचाई तक ही क्या है, जो मृदा के कण है ना उनको, बड़े बड़े जो कण है उनको प्रवाहित करती है। इससे जस्ट ऊपर है वो बारीक कण हो जाते हैं धूल में जो डस्ट के रूप में। उसके बाद में टेबल तथा पिठिका शेल। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण के द्वारा शीघ्रता से कट जाती है, और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले तथा ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की तरह होता है। थोड़ा सा अंडरलाइन करना कि जब छत्रक शिला या मशरूम रॉक ऊपर से गोल होती है तब तो वो छत्रक शिला मशरूम रॉक कहलाती है, परंतु वही चट्टान वैसी की वैसी आधार तल पतला और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चौड़ा, जब ऊपर से सपाट हो ना
तो मेज की आकृति होती है, विस्तृत होती है, और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका कहलाते हैं और पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। पीठिका के लिए कोई इंग्लिश में कोई शब्द यूज हुआ है क्या? छत्रक शिला के लिए एक शब्द यूज हुआ है, पेडेस्ट्रल रॉक या कुकुरमुता, नाम सुना होगा। छत्रक शिला को पेडेस्ट्रल रॉक कहते हैं, मशरूम रॉक या कुकुरमुता या मशरूम रॉक भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण किससे होता है? अपरदन से इसका निर्माण होता है, अपघर्षण से होता है इसका निर्माण। वो उसमें भी पूछ ले कि अपघर्षण है, सन्नी घर्षण है, कौन सा घर्षण है, तो इसमें अपघर्षण से इसका निर्माण होता है छत्रक शिला। और बाकी टेबल पीठिका का तो आधार ही है, जैसे टेबल होता है वो ऊपर से समतल होता है, तो वो टेबल पीठिका की आकृति वाला हो गया। क्वेश्चन है ये आपके लिए कि टेबल पीठिका की जो ऊपर वाली टेबल होती है वो कठोर चट्टान होती है या मुलायम चट्टान होती है? कठोर। कठोर सर। कठोर चट्टान होती है। वो जो नीचे वाला स्तंभ है ना, उससे ज्यादा कठोर होती है ऊपर वाली, क्योंकि वो वहीं के वहीं रह गई। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कठोर होती है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन पूछा इसने, बाढ़ चादर व पवन के द्वारा बनाए गए, बाढ़ चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपर्दनात्मक स्तूपों को वर्णित कीजिए है। उसके बाद में इसने शब्द लिखा है निक्षेपित। थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो तो थोड़ा सा ये एक एक शब्द बाहर निकाल लेना है कि कौन से अपर्दनात्मक निर्मित है, कौन से निक्षेपित है। अब मिट्टी का जमाव होगा, और जमाव होने से कोई भी चीज बनेगी ना, उसका नाम आएगा। पवन एक छंटाई पवन एक छंटाई करने वाला कारक है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई पर व अधिक दूरी पर होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण के रूप में मोटे कण के आकार धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहते हैं। अंडरलाइन करना है साल्टेशन को। मैं तो कोई नमक की प्रक्रिया देख रहा था, ये साल्टेशन साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जा सकते हैं, चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उसके आकार व भार के अनुरूप होता है। अंडरलाइन, जो पवन होती है ना, वो हर एक कण को इस कारण से उठाती है कि उसका कितना तो भार है और कितना उसका कणों का भार और कितना उसका आकार है, दोनों के अनुरूप में उठाती है। वो छोटे कणों को बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है और बड़ों कणों को स्थल के भाग ही चिपका के रखती है वो। अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में पदार्थों की छंटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या फलस्वरूप रुक जाती है, तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। अतः पवन के निक्षेपित पदार्थों में निक्षेपित स्थल रूपों में अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जाती है। रेत की आपूर्ति वह स्थायी पवन दिशा की बात करी है के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्तूप विकसित होते हैं, जिनमें पहला है बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। शब्द शुरू होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो ये इसका मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में पाए जाएंगे क्या? फिर जैसे वो चाइना के ऊपर है ना, कौन सा है वो मरुस्थल है? एक गोभी का मरुस्थल है, गोभी में वहाँ पे। गोबी का मरुस्थल, हाँ, वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। जी। तो यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा चलो ध्यान रखना कि भी वहां बनते भी होंगे। मुझे तो ये नहीं है समझ में आ रहा कि असल में जिस मरुस्थल की बात कर रहे हैं वो फिर शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडा मरुस्थल है, तो वो वहां पर क्या रेत के टीले नहीं होते क्या?
चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण में उपयुक्त स्थान, जिनके निर्माण के लिए अवरोध का होना जरूरी है। अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। देखो बालू का टीले बनने के लिए अवरोध का होना भी बहुत आवश्यक तत्व है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना। पहला नाम दे रखा है बरखान का। कौन सा खान है? बरखान। इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार की, और वायु की दिशा क्या है? जिस तरफ वायु जा रही है ना उसी तरफ इसके हॉर्न बनते हैं बरखान में। एक तो पहली बात ये। उसके बाद में दूसरा है सीफ। सीफ बिल्कुल बरखान के जैसे ही है, ठीक है ना, परंतु इसकी जो सींग का निर्माण हो रहा है ना उसी तरफ होगा जिस तरफ हवा जा रही है। तीसरा है पैराबोलिक। क्या बोलिक? पैराबोलिक। पैराबोलिक में क्या है, जो सींग की आकृति है ना वो हवा के बिल्कुल सामने है। जिस तरफ से हवा आ रही है ना उसी तरफ ही क्या बनेंगे? पैराबोलिक बनेंगे। ये हवा की दिशा है। उसके बाद में अनुप्रस्थ। कौन सी अनु है? ये अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ है वो हवा के बिल्कुल समांतर है। जिस प्रकार जिस दिशा से हवा आ रही है ना उसके 90 डिग्री के कोण पर टीला बनता है। अनुप्रस्थ कैसा टीला बनाती है? हवा के समकोण पर। और उसके बाद में जो अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य है, ये हवा के समांतर टीले होते हैं। जैसे जैसे हवा चलती है ना ठीक उसी प्रकार से क्या है, ये लंबे बिछे हुए और बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हवा के समांतर। बालुका टिब्बों का रूप तीर द्वारा वायु की दिशा को चित्रित किया गया है। उसके बाद में है नवचंद्राकार। नवचंद्राकार या चंद्राकार एक ही बात है। जैसे नया चंद्रमा का उदय होता है उसी प्रकार से नवचंद्राकार। चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं, ये जो सींग होते हैं ना उन्हीं को हॉर्न्स को सींग का है या भुजाएं का है, जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकलती है। पवन की दिशा में निकलती है, जिस प्रकार जिस तरफ पवन चलती है ना उसी प्रकार से इनके जो भुजाएं है वो भी निकलती है। उसके बाद में बरखान कहलाते हैं ये। उसके बाद में जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहां परवलयिक। ठीक वैसे ही होंगे ये कि जहां पर धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है ना उसे परवलयिक बालुका स्तूप कहते हैं। परवलय बालुका टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे, अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालुका टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीफ, इसको डबल स्टार दे देना सीफ शब्द को। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आए हुए हैं इसके राजस्थान और अन्य परीक्षाओं में। सीफ बरकान की ही भांति होते हैं। अब वो क्वेश्चन सीधा पूछेगा बरकान की भांति कौन सा होता है, तो बरखान की भांति होता है सीफ। सीफ बालुका टीलों में केवल एक ही भुजा होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान से संबंधित। बालुका टीलों में एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। ये पवनों की दिशा में बदलाव के कारण एक होता है, एक उसकी एक ही सींग रहता है या एक ही भुजा रहती है। सीप की वह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे। तो अनुदैर्ध्य कि जब रेत की आपूर्ति कम हो और पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई वाले व कम ऊंचाई वाले लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे ट्रांसवर्स ड्यून्स। अनुप्रस्थ इंग्लिश शब्द से तो आपको पता ही चल जाएगा ये 90 डिग्री कोण पर है, उन्हें हिंदी शब्द का थोड़ा देखना है। अनुप्रस्थ टिब्बे ट्रांसवर्स ड्यून्स प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक
अनुप्रस्थ की बात हो रही है। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर अनियमित बालू का टिबे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती है। यानी कि ज्यादा रेत का आकार आ जाए तो वो बीच में क्या है कि बीच वाला गैप भी भर देती है और एक से लेकर 2 3 4 है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि किस प्रकार का टीला बना हुआ है। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता है जिसमें कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट हो सकते हैं, यानी कि वो स्थानांतरित करने वाले टीले। उसके बाद में भूवैकल्पिक प्रश्न है, स्थलरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कि अधोमुखी कटाव होता है? श्रवणावस्था। ए कौन सी ऑप्शन है, अवस्था? तरुण अवस्था में होता है सर। तरुण अवस्था मेरे पास तो कै अवस्था 1 नंबर है। हाँ वही है सर। एक पर तरुण अवस्था है सर। पता है घाटी को गहरा करना, हाँ, घाटी को ढाल तेज होता है डाल तो तेज होता है। युवावस्था या तरुण अवस्था एक ही समय। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं। सीढ़ी नुमा ढाल वो नदी वेदिका वाली बात हो रही है क्या यहाँ? एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज या कैनियन? कैनियन। किस नाम से? कैनियन। कैनियन, इसका तो कैनियन है, क्योंकि पहले क्या बनेगी? पहले बनेगी वी आकार की घाटी, पहले बनेगी वी आकार की घाटी, फिर उसके बाद में क्या बनेगा? गार्ज, गार्ज फिर क्या बनेगा? कैनियन। तो कैनियन में क्या है? वी आकार की घाटी में पहला अपर्दन था, दूसरे में अपर्दन में क्या हुआ? गार्ज में हुआ, तीसरा अपर्दन किस में है? अपर्दनात्मक है, कैनियन में। तो ये कहता है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा ढाल, क्योंकि जब कैनियन तक आता है ना तो सीढ़ी नुमा ढाल ले लेता है ये। तो इसका तो उत्तर मेरे हिसाब से या फिर एनसीईआरटी के अनुसार तो कैनियन ही है। नंबर 3। कैनियन में रख किया हुआ है सर। हाँ, कैनियन है। बाकी ये नाम दे रखा है अंधी घाटी, उसके बाद में गार्ज है, यू आकार की घाटी का तो कोई संबंध ही नहीं है। निम्न में से किन हाँ निम्न में से किन प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों की बात हो रही है जहाँ रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क प्रदेश। नहीं, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय की रासायनिक चूना अपक्षय की पत्थर आएगा, प्रक्रिया लेकिन हमने यांत्रिक सर सी है, चूना पत्थर। क्योंकि रासायनिक मान लो ये कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया के अपेक्षा अधिक होता है, इसमें रासायनिक ज्यादा काम करती है, इसमें रासायनिक चूना ज्यादा पत्थर। है। रासायनिक हाँ, रासायनिक किस में होता है? जलीय कारकों में होता है सबसे ज्यादा। और जलीय कारक कहाँ पर है? शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में, जहां पर जो नमी वाला मौसम रहता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय भागों में या तो जल रहेगा या फिर वो शुष्कता लिए हुए रहेगा, मौसम पूरा का पूरा सूखा मौसम रहेगा। तो ये है चूना पत्थर वाले प्रदेश है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? छोटे से मध्य आकार के उथले गर्त, ऐसे मरुस्थल जिनकी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं। ऐसे मरुस्थल जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं। अच्छा, लेपीज ये कोई काष्ठ सतलाकृतियों का क्वेश्चन है, ये जो हमने नहीं पढ़े थे ना, बीच में छोड़ दिए थे, से वो डी है ये। ऑप्शन है सर। अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक और हाँ खांचो। डी ऑप्शन है। खांच होते हैं लेपीज, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक और खांच होते हैं। खांच कैसे बनता है? खांच बनता है सर वो जैसे नहीं था, समुद्र के। हमने कल जो जैसे पढ़ा था कंगे के आकार के। नहीं नहीं, वो खांच की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। नहीं है वैसी आकृति, पर ये बनाता भूमिगत जल है।
भूमिगत जल भी बना सकता है, ये वो भी बना सकता है। जैसे समुद्र के किनारे जो चट्टानें होती है ना, वो चट्टानें क्या करती है, उन पत्थरों के ऊपर टकराव करती है ना, तो एक खांच का निर्माण करती है, खांचा जिसको बोलते हैं, सर एक वैसे ये खड्डा। जो इस तरह करती है ना, ये बनती है, ये भूमि के अंदर जो जल होता है उसके माध्यम से बनती है लिपिड। हाँ तो अपन लेपिज। ने पढ़ा नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा अब हम्म। हमको ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं, ये आएगा नहीं वैसे। आएगा तो ऑप्शन में आएगा, इसको अलग से। उसके बाद में गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त। गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त वैसे जिनमें शीर्ष शीर्ष होता है ना, शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले, तथा किनारे होते हैं ना खड़े व अवतल ढाल वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वही वो सर सर्क। कुर्सी में होता ना, की है सर, सर पढ़ रहे थे, कल देखा। अवतल वाला बता रहे थे जो। सड़क में भी तो जो शीर्ष किनारे होते हैं ना, शीर्ष दीवार के ढाल होते हैं, वो खड़े होते हैं, और किनारे भी क्या है, अवतल होते हैं। हिमनद घाटी, पार्श्विक हिमोड, एस्कर। एस्कर तो कंकड़ पत्थरों का वो है, कचरा है हाँ ये। वो जो वक्राकार हाँ होता है ना जमाव है सर, सर। जमाव। वो जमाव है, वो जमाव है, उसमें कोई ये नहीं कह सकते अभी क्या है क्या नहीं है, परंतु इतना है कि हिमानी का जमाव या निक्षेप है, या कचरा ही कह सकते हो आप। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, कचरा कुचरा फेंक कर हम कहते हैं ना कि चलो अब ऐश कर रूम साफ कर दिया, तो वो ये ऐश कर है ये। इसमें तो सड़क होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सड़क है वो, उसी में ये अवतल की आकृति, और इसके अलावा वो जो अवतल का भाग है और बेसिन का यही शीर्ष है। भाग है, वो खड़े ढाल वाला है। ये सर ये एज इट इज लाइन ही लिख रखी है अपनी एनसीईआरटी में, सड़क में। हाँ एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी सड़क को जब पढ़ेंगे ना, तब पहली लाइन है ना, वो ठीक वैसा का वैसा ही वर्णन करेगी इसका। चले नेक्स्ट टॉपिक। जी जी सर। वायुमंडल। इस इकाई में इस इकाई के विवरण: वायुमंडल संगठन, संरचना, मौसम व जलवायु के तत्व, सूर्य ताप, आपतन कोण और वितरण, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, संचलन, संवहन, पार्थिव विकिरण, अभिवहन, तापमान, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का वितरण, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तापमान का व्युत्क्रमण, सारे के सारे अपने सिलेबस के हैं। वायुमंडल का वायुमंडलीय दबाव, पवन, पवन पेटियां, भूमंडलीय मौसमी स्थायी पवने, वायुराशि एवं वाताग्र, उष्णकटिबंधीय बहुरूपणी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण, संघनन, ओस, पाला, धुंध, कोहरा, मेघ, वर्षा, प्रकार, विश्व में वितरण, विश्व जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का ग्रीन हाउस प्रभाव, और भूमंडल के लिए उष्मन एवं जलवायु का परिवर्तन। पूरा का पूरा चैप्टर है ना, इकाई नंबर 6 में आएगा ये। सर इकाई आवाज में 6 के सबको ऐसा थोड़ा झिलझिल सी हो रही है, मुझे ही हो रही है। हो रही है सर, हमें भी। हो रही है सर। मुझे तो बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ बोलना, आपकी तो बिल्कुल जैसे आज बिल्कुल टीवी साफ रेंज आ रही है। पकड़ता है ना सर, अब अच्छा, ठीक है। तो मतलब मैं चर चर टीवी हूँ। करता है, वैसे अब नहीं आ रही। अच्छा, मैं चरचर करता हूँ। टीवी रेंज पकड़ता है, ऐसे मैं चरचर करता वो सर रेडियो होता है ना, ऐसे ही करता है कई बार। सही है सर, आपने रेंज फुल पकड़ रखी है। हूँ। चलो कुछ देर शुरू करो आप। वायुमंडल का संगठन अच्छे तरह से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। कितना ही पढ़ा जाए, चाहे मात्र 4 पेज ही पढ़े जाए, चाहे 4 पेज क्या, ये क्या तो खत्म हो गया 2 पेज में ही। 2 ही पेज है सर। हाँ सही है। लेकिन सर एक इसमें सेकंड, बहुत एक अच्छे से से दे रखा है चीज। जी हाँ